अस्सलामुअलैकुम। एक और नस गया जी। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी 102 का। अच्छा बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसको मैं उस जैसा बना लूँ। थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं। अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज़ रिजाइंड। अब उसको हमने नहीं निकाला, टर्मिनेट नहीं किया। एग्जेक्टिव क्लब पेज नंबर 909 वो भी करते हैं। ये ज़रा उस हिसाब से बना लें जैसे आपने आज किया ना, ताज़ा ताज़ा। तो मैं कह रहा हूँ ये पहले कर लें, उसमें कोई नहीं, इतना मसला हो जाएगा बीड्स जी। अकाउंट ये सिर्फ रीड करवाना है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें सिर्फ ज़बरदस्ती मैंने अब फिट करनी है, क्योंकि इस सवाल को देखकर वो बात नहीं लगती कि इस जैसा है। लेकिन आई कैप ने जब इसका सोल्यूशन जिस ज़माने में किया था, दिया था ना, तो उसने यही अज्यूम किया था कि लॉस हुआ है। ठीक है ना। बहरहाल हम उसको इस जैसा बना लेते हैं। अगले दोनों सवाल रिसेंट हैं, लेयर वाला भी और सीरियस वाला भी। ठीक है ना। जो मैंने दोनों करवाने हैं क्लास में, ये आप कर दें। अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज रिजाइंड, वो आप नस गया। एंड मिस्टर इमदाद, उथे माद सी उथे इमदाद, हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ, इमदाद कर रहा है ना ये, टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 6। ऑन टेकिंग चार्ज मिस्टर इमदाद फाउंड दैट बुक्स हैड नॉट बीन रिटन सिंस जनवरी। कोई एंट्रियां नहीं की हुई जनवरी से। आफ्टर सर्चिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड्स and discussing various issues with members of management committee, he was able to gather the following information. बह रही है information, पकड़नी पड़ेगी, पकड़े पकड़े। Number 1, a member of management committee controls the receipt relating to snooker table charges. जो खेलने आते लोग स्नूकर टेबल पे, उसके जो चार्जेस हैं उसकी रिसीट्स जो हैं एक मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर के पास है। चलो शुक्र है। और वो कह रहा है विच टोटल 3225। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये वो जो रिसीट्स हुई हैं, इनकम हुई है हमारी, कहाँ से, स्नूकर टेबल चार्जेस है ना। और किसी क्लब के अंदर जो टेबल लगे तो उनके चार्जेस, उसकी इनकम ही होती है। तो ये एक इनकम आ गई। ये नहीं पता कि ये कैश में है या बैंक में है, लेकिन ये है। मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650 वर रिसीव्ड इन द ईयर ऑफ दीज 75 रिलेट टू, ये इसने जरा बहाने से पिछले साल का नहीं, 6 में है ना हम, तो 7, ये बहाने से एडवांस दिया उसने, क्लोजिंग एडवांस। ठीक है। क्लोजिंग एडवांस आपको पता है रिसीट में ही पड़ा होता है, बताया था कल। 3 मिलियन हैड बीन डोनेटेड फॉर अ, ओ माय गॉड, ये तो न्यू बिल्डिंग आ गई। एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व फंड। अच्छा, मतलब इसकी एंट्री सिर्फ आपने ये करनी है, पता नहीं कैश या बैंक के डेबिट करके, बिल्डिंग इसी नाम से लिख देना है आपने, बिल्डिंग रिजर्व फंड। लेकिन इसको कुछ करना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कॉन्सेप्ट, तो एक चीज़ छोटी सी आ गई है, बस इसको आपने जो है वो लिख देना है। ठीक है। फंड्स में या लाइबिलिटीज़ में कहीं भी लिख देना फिलहाल, जो मैंने समझाया नहीं है अभी, इसलिए फंड्स में लिख दो जनरल फंड के नीचे, या लाइबिलिटीज़ में लिख दो, है तो उसी साइड पे ना, है तो इक्विटी एंड वो फंड्स एंड लायबिलिटी वाली साइड पे ना। क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया नहीं हुआ, मैंने सवाल इसलिए दिया नहीं आपको कि ये कॉन्सेप्ट करें, ये तो बड़े लेवल पे जाके हमने इस कॉन्सेप्ट को करना है। तो ये फिर छोटा सा सवाल जो है ये हो ही जाएगा इंशाल्लाह, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल इसकी एंट्री बताता हूँ। मैंने एक सिर्फ अभी आपको बताया क्रेडिट। ये क्या हुआ है जी, क्रेडिट कहाँ करना है इसको, डेबिट, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं ना किया कि ये पैसे कैश में आए हैं या ये पैसे बैंक में आए हैं, अभी मुझे ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना। और सही है। हाँ अभी जी मिली है, तो डोनेशन आनी है तो कैश आना है, तो कैश डेबिट होना है। 3000 हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिट, हैड बीन डोनेटेड। वैसे बाय द वे एनपीओ डोनेशंस देती नहीं है, इसको मिलते ही हैं, लेकिन वो यूं बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें वो कहता है 3000 है। ये ऐसे आज तक पिछले 8 साल में किसी बच्चे ने ऐसे नहीं पढ़ा इसको, बाय द वे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी देख लेते हैं। वो कहता है 3000 हैज़ बीन डोनेटेड। ये सारी कहानियां क्या चल रही हैं, ये पैसे यहां से आए, ये यहां से आए, ये डोनेटेड, हैज़ बीन डोनेटेड। और वैसे भी नॉर्मल बात यही है। और दूसरी बात बताती है क्रेडिट करो इस सम को, कहां पे, बिल्डिंग रिजर्व फंड में। तो वो ये फंड क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली होता है, असल में ये बात नहीं ना की हुई हमने तफसील से। कुछ लोग पैसे दे देते हैं, कुछ लोग इक्विपमेंट भी डोनेशन में दे देते हैं, कुछ लोग पैसे दे कहते हैं जहां मर्जी इस्तेमाल करो, कुछ कहते हैं नहीं इससे तो आपने बच्चों के इलाज के लिए वार्ड बनाना है, कोई एक बिल्डिंग, आपने टेनिस कोर्ट बनाना है, ये मेरे पैसों से स्पोर्ट्स क्लब को दे रहे हैं। बात समझ आ रही है ना। आपने गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन लेनी है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो स्पेसिफिक फंड हो सकते हैं। तो ये उस तरह की कहानी है। लेकिन अभी उस तरफ ना जाओ, मैं सिर्फ एंट्री लिखूंगा, वो पोस्ट कर देना, मेहरबानी है आपकी। मुझे जो समझाना है वो समझाने दें। ठीक है ना। अभी ये वाली बात शुरू की ही नहीं है मैंने, फंड्स वाली, फंड की अकाउंटिंग सिखानी है अभी आपको। ओके
वो जिस दिन करेंगे बात तब तक इंशाल्लाह आपका लेवल इन्हीं को सीखने वाला होगा। ये वाली चीज़ें तो सीख लो ज़रा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लब प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज। माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रेडिंग एक्टिविटी आ गई, ठीक है जी। और स्टॉक परचेज जो है वो कहता है विच ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% सेल स्टॉक्स एंड परचेजेज रिलेट टू दी सर्विस, ठीक है। कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल ऑन जकम जनवरी फिक्स एसेट की फिर भी आ गई एडजस्टमेंट, और इसको देखना कैसे करना है। समरी ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की समरी दे रहा है, और ऊपर रिजाइन कर गया वो। इसमें है नहीं, मैं लाइन खुद डालूंगा ताकि ये सवाल वैसे ही बन जाए और आप भी उसी की प्रैक्टिस करें। आई के अपने सोल्यूशन वैसे ही दिया था जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अलग बात है कि उसने इसकी निशानी कोई नहीं थी दी, तो मैं निशानी डाल दूंगा क्योंकि आप हमारे सवालों में रिसेंट में वो कर देता है, तसल्ली से बता देता है आपको। अच्छा, अब इधर देखो ओपनिंग, आगे देखो बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? बैंक डेबिट हुआ है। अच्छा, हाँ जी, बैंक में डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? कैश डिपॉजिट करवाते हैं ना जाके, तो उसको क्या कहते हैं? बैंक डिपॉजिट्स। बैंक में बैंक से थोड़ा ही आना है, बैंक अकाउंट में बैंक से थोड़ा ही आना है, ठीक है। बेसिकली सही लफ्ज होना चाहिए था यहां पे कैश डिपॉजिट्स, लेकिन उसने बस सवाल के अंदर क्यों लिख दिया पता नहीं, बैंक डिपॉजिट्स, यानी बैंक में डिपॉजिट हुए हैं। जाहिर है यहां पे पैसे आए हैं, फिर आगे वो बोल भी रहा है कंप्राइजिंग ऑफ रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड कैटरिंग। मतलब ये पैसे बैंक में सीधे नहीं आए, ये पैसे आए थे कैश में, वहां से निकालकर इकट्ठे फिर यहां पर फेंके जाते हैं। यानी कि ये सारी की सारी एंट्रीज जो हुई हैं, इसकी एंट्री क्या करोगे आप? कैश डेबिट, वो क्या नाम है, स्नूकर टेबल चार्जेस इनकम, इनकम लिख दूं, स्नूकर टेबल इनकम क्रेडिट। फिर जी ये कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना अब आपका, हल्का फुल्का है, सवाल पढ़ते हो कोई नहीं, डरते नहीं हो, शुरू हो गया। इसकी एंट्री कैश डेबिट, और ये बिल्डिंग रिजर्व फंड कह रहा है वो क्रेडिट कर दो। इसको जहां मर्जी रख लो, मैंने आज की डिस्कशन नहीं करनी, जब कर लूंगा तो समझा दूंगा कहां पे रखना है इसको, ठीक है ना। फिलहाल जहां मर्जी का, तो बस ये एंट्री कर देना, इसको आप फंड्स में ही जनरल फंड के नीचे शो कर देना फिलहाल, ठीक है। जनरल फंड के नीचे और लायबिलिटीज से ऊपर, ये तो मैं लाइन नहीं छुड़वाता होता, यहां पे आपने सिर्फ, और इसमें कोई पहली बार जिंदगी में ये आया था ना जब, ये तब की बात है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स में थी नहीं। इसकी तो पूरी अकाउंटिंग है, वो अलग सिखाऊंगा। ये जो आई कैप ने तो बस इस लेवल तक पूछा था, अभी तक इस लेवल तक ही पूछा हुआ, इसलिए इसको अलग से समझाता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं, थोड़ा आगे गया, एक स्टेप आगे गया हुआ, ठीक है। खैर हम तो इसको एंड तक ले जाएंगे, अकाउंटिंग जब सिखाऊंगा तब। फिलहाल तो कैश डेबिट, कैश के लेजर में, ये जिस तरह आपका कैश का लेजर ऐसे ही बनेगा, कैश डेबिट और बिल्डिंग रिजर्व फंड, जो नाम उसने बोला वही लिख दो ना, बिल्डिंग रिजर्व फंड क्रेडिट, लेकिन कहां पे? लायबिलिटी से ऊपर फंड्स में, ओके। हालांकि लाइफ मेंबरशिप का फंड था भी, मैंने कहा था वो लायबिलिटी है, ये क्या है? ये फंड है, बस इसको लिख लेना फिलहाल। यही आगे देख लेना, कोई बिका है तो उसका कैश भी, लेकिन उसका कैश तो यहीं पे आएगा, अगर आएगा तो। कोई नहीं बिका नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, उल्टा खरीदा है कोई ये, और वही 10% डिपॉजिट दिया, इंशाल्लाह कर लोगे आप। आगे देखो समरी ऑफ एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम, अरे तो रेलेवेंट एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। कैश का लेजर आपका बन रहा है, यहां से पता भी लग रहा था कि कैश का लेजर है, और पैसे सारे कैश में आते हैं, और फिर वहां से बैंक डिपॉजिट, क्या कह रहा है, वहां से बैंक डिपॉजिट करते हैं हम, ठीक है ना। और वो बैंक डिपॉजिट के अंदर क्या कुछ होता है? अब वो मामला ये है ना कि आपने एंट्री ये करते जाना है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट ये क्रेडिट, कैश डेबिट वो क्रेडिट। यहां से इकट्ठे होने के बाद पैसे निकलने हैं, कैश क्रेडिट बैंक डेबिट 26,160 यार या 5, ठीक है। ऐसे यहां पर भी विदड्रॉल्स लिखे हुए हैं, ये ड्राइंग्स है, एनबीओ में ड्राइंग्स कहां से आ गई? विदड्रॉल्स, ठीक है। वो तो वहां पे भी आपको इंटरम पढ़ाया जाता है कि विदड्रॉल फॉर पर्सनल यूज हो तब कहना है इसको ड्राइंग, वरना तो ये द्राज में पैसे कम हो जाए तो निकालते नहीं है, ये वही है। तो ये क्या है? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ओके डन। इंश्योरेंस रेंट वगैरह कर लोगे आप इंशाल्लाह। मैं इस सवाल को बनाता हूं आपके हिसाब से, मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, द अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज रिजाइंड, ठीक है जी, एंड मिस्टर इमदाद हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006। मैं यहां पे कहता हूं जी एक सी रिक्वायरमेंट डाल रहा हूं,
द अकाउंटेंट रिजाइंड ड्यू टू चार्जेस, बल्कि ये यहां पे ऐड करता हूं, द अकाउंटेंट एग्जेक्टिव क्लब हैज रिजाइंड, ये यहां पे डाल देते हैं, ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड। मतलब कभी कभी निकाल देते हैं हम फ्रॉड का इल्जाम लगा के, कभी फ्रॉड का इल्जाम लगाते हैं तो अगला भी तो चला जाता है, तो ठीक है। तो ये जरा, अकाउंटेंट ऑफ एग्जेक्टिव क्लब हैज रिजाइंड ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टर इमदाद हैज बीन असाइंड टास्क। ठीक है ना जी, कहानी वैसे बन गई। अब उसके बाद उस पर हमने इल्जाम लगा दिया हुआ है, ठीक है। मैंने सी रिक्वायरमेंट डाली, सेम वही मैं करने लगा हूं। जरा बताओ क्या थी अगले में रिक्वायरमेंट, क्या थी? कंप्यूट था, कैसे लिखा हुआ था? चलो कंप्यूट, एनी दे माफी दे दो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय क्लब ड्यू टू, अच्छा इधर देखो, यूं भी हो सकता है, इनकर्ड बाय क्लब इफ एनी, नहीं भी तो हो सकता, ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय प्रीवियस अकाउंट। बस इसके कोई नंबर नहीं है, क्योंकि असल में उसने ना ऊपर नंबर बांटे हुए हैं ना इसके। इधर देखें, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर कितने नंबर हैं और बैलेंस शीट 19 नंबर, तो उसके अंदर ही तो लॉस ने आना है। जैसे अभी ये लॉस निकल कर कहाँ गया था, ये, तो उसने इसके नंबर जो रखे हैं उसके अंदर काफ़ी सारे नंबर इसके भी तो होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको अलग नंबर नहीं दे रहा, लेकिन आपके लिए रिक्वायरमेंट अलग बना दी है। आपने सी रिक्वायरमेंट एंड पे जाकर लिखनी है। इसी तरह से आपने कैश का लेजर बनाना है, इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कैश के लेजर में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी जो पता लग जाए। जैसे पता लग गया सब्सक्रिप्शन है, पता लग गया कि कैंटीन की सेल्स हैं, तो वो सब फिगर्स कहीं ना कहीं से निकाल के लाओ। एंड पे आके आप यहां पे रुक जाओ और आप कहो अगर बैलेंस हो गया तो गुड है, नहीं हुआ तो चूना लग चुका है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात जो यहां पे आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि पूरे सवाल में कहीं पे आपको ओपनिंग कैश नजर नहीं आएगा और कहीं पे आपको क्लोजिंग कैश भी नजर नहीं आएगा। तो ये काम आपने करना है अपने कैश के लेजर में। ओपनिंग तो है नहीं, सवाल में कहीं बताया नहीं हुआ कि क्लोजिंग भी है, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग नहीं रखते होंगे, तो इसका मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना एंड पे, इसको क्लोजिंग भी मैं पहले लिखवा दिया करता था बच्चों को, लेकिन मैं कहता हूँ अब कोई बात नहीं, एक जैसे सवाल कर लो। यहाँ 17 समथिंग आता है, ठीक है ना, तो वो मिस अप्रोप्रिएशन का जो एक्सपेंस आएगा, ओके, उसकी एंट्री बिल्कुल सेम वैसी ही होगी, पर बैलेंसिंग निकलेगा। तरतीब वही है, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि ये सवाल देखो ना, किया हुआ सवाल दोबारा करोगे तो सवाल याद करोगे, वो भी जरूरी है एक बार करना, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए। लेकिन उसके बाद नया सवाल बगैर सोल्यूशन देखे करना, ये ज्यादा फायदा देगा आपको, ठीक है। ओके डन बेटा। सारी फिगर आने के बाद एंड पे तो बैलेंसिंग निकलनी है ना, तो सारी फिगर्स मैंने ये कहा कि ओपनिंग और क्लोजिंग जीरो ले लेना, क्योंकि पूरे सवाल में कहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग कैश का नहीं बताया गया, तो फिर यही अज्यूम करेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, और सही है ना। और अगर ये अज्यूम ना करें तो फिर यही आप क्लोजिंग कैरी डाउन समझ लेंगे, तो फिर लॉस की एंट्री नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि करें आप, ये एंट्री आप कर लें, ठीक है, और सही है। ओपनिंग क्लोजिंग जीरो अज्यूम करना, बाकी कोशिश करना इस सवाल को करने की। अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आते हैं सी व्यू पे। कोई नहीं, सी व्यू पे बस एडजस्टमेंट करके डिस्कस छुट्टी दे देता हूँ फिर, ठीक है। 10 मिनट जो लगेंगे इस पर, ठीक है। आसान था वैसे बेटा, अब ये आसान होने लग जाएंगे सवाल। अब हर सवाल आपको आसान लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आसानी आती है ना। अब शुरू में तो मैं कभी कभी बबर शेर जल्दी छोड़ देता हूँ आप लोगों को, इसीलिए जो ही टेंशन है ना, कभी कभी होता है बच्चा कॉन्फिडेंट हो ना, वैसे मतलब सही चल रहा है टॉपिक, पिछले टॉपिक सही चले हैं, तो नॉन सीरियस ना हो, कभी कभी पहले भी छेड़ दिया जाता है, एकदम अटेंटिव हो जाता है, फिर जोर लगाता है। अभी मेरे पास टाइम है, मैं आराम सुकून से अपना ये टॉपिक तैयार करवाना चाहता हूँ आपको। सारे सिलेबस के अंदर बेहतरीन चल के आने वाले, यहाँ पे मैं थोड़ी डंडी मारने दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डंडी नहीं मारनी, जो रिवीजन होगी मैं बाद में आपको फरवरी में भेजता रहूँगा, मसला नहीं है। मुझे बस सुकून से यहाँ आपने मेन काम करने देना है, कोई जल्दी नहीं करवानी मुझसे, ठीक है ना। मैनू हत्था पैरां दी नहीं पानी, मैनू नींदर भी नहीं आती रात में। मैं नहीं बोल रहा कि किस दिन खत्म करूँगा, जिस दिन होगा उस दिन होगा खत्म, ओके। हाँ, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, अगर हॉस्टलाइट्स होंगे, उनको मसला होगा तो उनको अवेलेबल किया जाएगा। अब ये पहले ख़त्म हो सकता है, ये बाद में भी जा सकता है। मेरे पे वो तलवार ना लटकाओ, आप पे तलवार हॉस्टल्स की लटकी हुई है,
आप बिल्कुल 31 के बाद नोटिस दे दें, 31 के बाद आप नहीं हैं, आप लोगों को मैं पहुंचा दूंगा यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से, ठीक है। घर आके मैं पढ़ा जाऊँगा तो लेक्चर अपना, लेकिन ये नहीं कहना मुझे कि फ़लाँ दिन तक ख़त्म करें। इंशाल्लाह कोशिश यही है जल्द अज जल्द आपको घर भेजा जाए फारिग करके, ठीक है। लेकिन अब ये डेट मेरे ऊपर ना डालो, ओके, डन, सही है। 31 के बाद के लेक्चर्स ऑन एयर हैं, ये मेरी तरफ से आपको तसल्ली है, ओके। उससे पहले कोई नहीं, उससे पहले यहीं बैठो, ओके। कोई कल परसों नहीं, हाँ टिकट करा ली है जिसने भी। द ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000, ज्वाइनिंग फीस होगी वंस, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ज्वाइनिंग फी है फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप, ये वंस आनी है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन ये सालाना है, एनुअल जैसे लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बड़े मजे का सवाल है, अभी आप लोग जो है ना वो एंजॉय करने लग जाएंगे, बस 10-15 मिनट मांगे हैं, बीच में आपने ब्रेक ना ली होती तो मैंने 2 बजे छुट्टी दे देनी थी, बस मुझे 10 मिनट चाहिए बस। अच्छा सुने, आप चुप कर जाएं, प्लीज चुप कर जाएं, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसकी एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी है ये, ठीक है जी बेटा। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये जुल्म था असल में, पूरे 3 साल के पैसे ही। असल में हम कहते हैं, जो भी आता है ना मेंबरशिप लेने, हम कहते हैं 3 साल की मेंबरशिप एडवांस दे दें, वो कहते हैं यार ये तो जुल्म नहीं है, हम कहते हैं यार अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है, हमारे बहुत खर्चे हैं इस वक्त, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं है, हमने प्लॉट खरीदना है, एडवांस उसके लिए दिया हुआ है, देना है, हमने ये प्लान किया हुआ है हमने, उसके बाद आपको पता है हमने फर्नीचर भी खरीदना है अभी कुछ, और उसके बाद हमने रेंट भी एडवांस में देना है अभी, यहाँ तक जब तक बिल्डिंग बनती है, बड़े खर्चे हैं इस वक्त, शुरू में आपको पता ही है, शुरू के अंदर तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो भाईजान मेंबरशिप लेनी है, 3 साल के पैसे एडवांस में दो सब्सक्रिप्शन के, ज्वाइनिंग फीस तो अलग दो, लेकिन एनुअल 24,000 नहीं, एनुअल तो 24 ही है, पर लेंगे आपसे 24 × 76, 72,000 आपसे इकट्ठा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पता कर लेते हैं 50,000 इंटू मेंबर कितने आए, वो कहता है द मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोज, मार्चे, जूने, सितंबरे, दिसंबरे, यहां भी वही चक्कर है, और सही है, लेकिन वहां ज्यादा मुश्किल बात थी, यहां ये सुकून है कि उसने सिर्फ मार्च लिखा है, मार्च वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही है, हाँ। मार्च तक, ठीक है, जून तक, सितंबर तक या दिसंबर तक, फिर देखो मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड, यार जनवरी में तो हम थे ही नहीं, फरवरी में हम आए, तो मार्च से मेंबरशिप देना शुरू की होगी, इसमें मसला क्या है, तो मार्च, अप्रैल, मई, मसला सिर्फ ये है कि उनका क्वार्टर अब अलग चलेगा, हमारे ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 दिसंबर ही है, लेकिन उनका ईयर अब डिफरेंट चलेगा, कैलकुलेशन नहीं करवानी थी उसने आपसे। तो मार्च में मेंबरशिप अवार्ड हुई, फिर जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, लेकिन क्वार्टरली है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो है ही एनुअल। पर वैसे बता रहा हूं, जनवरी फरवरी में ये लोग नहीं थे। 112 लोग कब मेंबर बने, अब इनका साल है वो मार्च से फरवरी, मार्च से फरवरी सारी जिंदगी रहेगा, ठीक है, और सही है ना। जो जून में आए उनका जून से मई, जून से मई, सितंबर वालों का सितंबर से अगस्त, सितंबर से अगस्त, दिसंबर वालों का दिसंबर से नवंबर, दिसंबर से नवंबर। अब मामला यह है कि इस सवाल में भी क्लोजिंग एडवांस बनता था, रिसीवेबल वाला तो चक्कर ही नहीं है ना, जो बंदा आता है अगले 3 साल का इकट्ठा ले लेते हैं। अब सिचुएशन ये है, बहुत गंभीर सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त, आप लोगों की मुझे पता है, लेकिन आप लोग फिर भी बज़िद हैं कि हम तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना कर ही जाएंगे, हम तो जो भी हो सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट आज बना के ही जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ओपनिंग में रिसीवेबल कितना है, आपने कहा जी 0 है, मैंने कहा चलो को अनअर्न्ड ही बता दो, मैंने कहा जी वो भी 0 है, इस साल में ही तो काम शुरू हुआ है। मैंने कहा अच्छा इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है, अब ये कैश डेबिट इनकम क्रेडिट सोचकर आपने लिखा जी इस तरफ आता है, चलो जी ये नहीं पता फिलहाल। उसके बाद इनकम किस तरफ आएगी, इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट साइड पे, वो भी नहीं पता, ठीक है। अब ये पता लग गया है कि क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, 0, ये मुझे पता लग गया क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, 0,
वैसे बता रहा हूँ, सारा जो एडवांस में लेते हैं कोई रिसीवेबल नहीं है। ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सारे जीरो। ये तो फजूल वाली चीज़ें लिखी हैं, आप काम की चीज़ें लिखनी शुरू करते हैं। कोशिश करें ना, कोशिश तो मैं क्लोजिंग पेएबल भी, क्लोजिंग एडवांस निकाल सकता हूँ, और कोशिश करें तो हम इनकम भी निकाल सकते हैं। अब आसानी की तरफ जाना है, आसानी की तरफ जाएं तो पहले इनकम निकाल लें, क्योंकि इनकम निकालना इसलिए आसान है कि एक साल आसानी से देख सकते हैं। जो मार्च में आए, जनवरी फरवरी इनको सर्विस नहीं दी, उनको सर्विस कब से दी? मार्च से दिसंबर तक। कितने महीने? तो मार्चों का के 10 माह, ठीक है। उसके बाद फिर जूनों के 7 माह, फिर सितंबरों के, और फिर दिसंबरों के 1 माह, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप इनकम पहले निकाल सकते हैं? ये इनकम है, इनकम मैं कहूँगा जी 10 बंदे आए, नहीं 112 आए मार्च में, 112 लोग आए थे मार्च में, और हर बंदे ने आकर, वो तो इजी था ना, वो तो हमने निकाल लिया था ना, 50,000 इंटू कितने टोटल मेंबर्स कितने आए हैं? टोटल मेंबर कितने किए थे? ये 416 किए थे ना, तो 50,000 इंटू 416 किया था तो कितना था? इसकी तो एंट्री बैंक में हुई पड़ी है ना। और बोलो, ये रिसीट पेमेंट है, ये सुकून है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है। इसमें वैसे फ्रॉड वाला, तो ये क्या हो गया जी? एंट्री क्या होगी? रिसीट पेमेंट डेबिट और ज्वाइनिंग फी इनकम क्रेडिट। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। सब्सक्रिप्शन के अंदर पैसे तो ये आए पड़े हैं 29,952। चेक कर लें ज़रा, चेक कर लें। 416 टोटल मेंबर्स हैं, और हर मेंबर से आते ही हमने 24 इंटू 3 साल की एडवांस में सब्सक्रिप्शन लेनी होती है ना, तो 416 लोग आए, हर बंदे से आपने 24,000 3 दफ़ा लिया, यानी कि 3 साल की एडवांस ली ना, 72 हर एक से लिया है, तो 416 इंटू 72 कितना बनता है? 29,952। पैसे तो रिसीव हो गए हैं सारे, ठीक है। अब यहीं पे मैं कह रहा था कि हम क्या कर लें, इनकम निकालें। तो मैं कह रहा हूं जी, मार्च में जो लोग आए वो कितने थे? 112 लोग मार्च में तशरीफ़ लाए। हर बंदे का इनकम निकालनी हो तो एक साल का, एक साल पूरे की सर्विस कितनी बनती है इनकम? एक साल की सर्विस उनको कितने की देनी होती है? 24 की। लेकिन इस साल में हमने उनको सिर्फ 10/12, 10 महीने लेना था ना। और बोलो, नहीं सालाना। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं आसान की तरफ गया हूं, ठीक है। मार्च वाला 10 महीने जी, कितना आता है? 222। ऐसे ही जून वाले हैं, कितने लोग जून में तशरीफ लाए और मेंबरशिप उन्होंने हासिल की? कितने वैल्यूड मेंबर्स आए? वैल्यूड कस्टमर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी बोले, 98 लोग आए। अब इनको कितने महीने सर्विस दे लिया आपने? तो 7/12। और ठीक है, कितना बनता है इसका? तो मैं इनकम पहले निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा आसान है इनकम निकालना। यार जो है इन्होंने साइड पे लाई, 7 मंथ सर्विस दे ली, ठीक है। 10 मंथ्स सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये इसलिए इनकम मैं पहले निकाल रहा हूं। इस सवाल में पहले इनकम निकाल रहा हूं, आसान है। आप क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया हुआ, ठीक है। जो मर्जी पहले निकाल लें जी। 1372। उसके बाद सितंबर में कितने लोग आए? 101 बंदों ने इस साल जितनी सर्विस ले ली उतना इनकम बना लो। 4/12 जी, 808। दिसंबर में आए 105 लोगों को जितनी आपने सर्विस दे ली है उतना उनकी इनकम में डाल दें, और अपनी इनकम में डाल लें जी। 1/12 जी बोलें, तो टोटल 4630। ये क्या है जी? ये इनकम की फिगर पहले निकाल लिया आपने, ठीक है। ले जी, इनकम 4630, ये आपने इनकम निकाली है जी। और ये आपने वो वर्किंग का 0.1 जो भी होगा साथ आप रेफर कर देंगे, ठीक है। कैश की फिगर आपको सवाल में गिवन थी, कितनी है? 29,952। इसमें कोई शक? कैश नहीं है, बट ठीक है, कैश एंड बैंक है, रिसीट एंड पेमेंट है ना। और बोलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यही है ना। अब मुझे बताओ, क्लोजिंग में पागल हूँ कि अब निकालूं? मुझे क्लोजिंग तो वैसे ही मिल रहा है। बैलेंसिंग कितना? 25,300
32। ठीक है, 25,322। ज्यादा आवाज बाई ते आई है भाईजान, थोड़ी मैं नहीं मान सकता फिर। ठीक है जी बच्चों, क्लोजिंग आ गया और बोलो। अच्छा, अब अगला मसला आता था, बैलेंस शीट के अंदर ये 25,322 कहाँ शो करना है? ना तो ये सारा करंट है, ना ही सारा नॉन करंट है, तो इसके दो टुकड़े करने थे हमने। दो टुकड़े करने हैं जी 25,322 के, करंट और नॉन करंट। आसान क्या होता है, पहले क्या निकाल लें? करंट। पहले करंट निकाल लेते हैं। मुझे बताओ, इसका करंट निकालना है तो क्या करें? इसका स्विच निकाल दें। इसका करंट निकालना है जी, करंट। कोई बताए करंट कैसे निकलेगा? शुरू कर दें कैलकुलेशन। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या मतलब? ये निकला तो हुआ है, अगर इस साल ये इनकम बनी है तो अगले साल भी तो यही होगी। हाँ, अगला साल तो पूरा साल है, पूरा साल है। क्यों? इनके पहले 2 महीने के भी सर्विस देंगे तो वो इनकम में आ जाएंगे, और अगले 10 महीने भी इनकम में आ जाएंगे। यानी ये तो ज्यादा आसान है। टोटल मेंबरों को पकड़ो, टोटल मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को पकड़ें, 416 टोटल मेंबरान है, हर एक का पूरा 24 इनकम में जाएगा। बोलो जी, 99। हाँ जी, समझ आई? ये सारे का सारा उसकी वजह समझ आ रही है? वजह से ये इनके अगले साल में पहले 2 महीने इस साल के बचे हुए इनकम बनेंगे, फिर आगे भी तो है। यानी कि अगले साल तो इन सबको पूरा पूरा साल सर्विस देनी है। इनकम जैसे मर्जी बनाते रहे तो जिंदगी आसान लगती थी मुझे इस तरह से, इसलिए मैंने पहले करंट निकाल लिया। अब करंट निकाला तो बाकी नॉन करंट फिर बैलेंसिंग होता है, लेकिन हम वो बैलेंसिंग नहीं निकालते। जरा हम तरतीब बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं ना, तो हम यूँ लिखेंगे जी 25,322 टोटल है, इसमें से 9984 माइनस करते हैं। बैलेंस शीट में आपने ऐसे बनाया होता है ना, ठीक है? तो आपका क्या आंसर आ गया? 338 जी बेटा। क्या 4630 बेटा, माइनस होकर नहीं क्लोजिंग आया। ये देखो, मैं एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ ना आपको, आपने सवाल करना है ना, मैं अब सवाल नहीं करवाऊंगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होती है जी? बैलेंस शीट। सामने आपने बैलेंस शीट बनाई होती है, ऐसे ही है। ऐसे अगली साइड पे बैलेंस शीट बनाई होती है आप लोगों ने। बैलेंस शीट में फंड्स होते हैं आ रहे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है जी? लायबिलिटीज होती हैं, जिसमें नॉन करंट भी होती हैं और करंट भी होती हैं, और करंट। ठीक है बच्चों, अब इधर देखें। सबसे पहली चीज जो हमने कैलकुलेट की वो की सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम ये मैंने जो निकाली है 4630, ये कहाँ जाएगी? इसकी डबल एंट्री की ना हमने, इसकी डबल एंट्री की है। देखो, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट डेबिट, और ये यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ये ऐसे ही होता है ना। तो बहरहाल ये इनकम इधर आ गई। अब पैसे टोटल रिसीव किए थे हमने 29,952, इसमें से इतना तो इनकम में चला गया, बाकी बच गया 25,322 जो कि लायबिलिटी में जाना था। मुसीबत ये पड़ गई कि ये लायबिलिटी सारी की सारी ना करंट है ना नॉन करंट। तो कितना करंट है ये मुझे आसान लगा निकालना। मैंने कहा जितने मेंबर हैं उनको अगले साल पूरा साल सर्विस देनी है, और एक साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है 24 रुपये। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है? 24 रुपये। तो मैंने यहाँ पर फिगर आकर लिख ली। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इधर भी आएगी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नॉन करंट में भी आएगी। अब मुझे आसान क्या लगा? 416 इंटू 24 करके ये निकालना। कितना? ये 9984 नॉन करंट में आ गया, और फिर टोटल क्या था? 25,322। ये हमने बैलेंसिंग निकाला हुआ है लेजर में, इसमें से माइनस कर दिया 9984, तो कितना बचा? 15338।
हाँ छुट्टी करते हैं जी। ये मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी बना दिया आपको। अब मुझे बताओ बेटा क्या समझ नहीं आ रही इसके अंदर भाई? बस 1 मिनट, वो सारा करता हूँ, सवाल सारा डिस्कस करूंगा, बस करवाना नहीं है ताकि आप लोग। सही है, सही से हो गई ये डिस्कस। ये ऐसी मैंने लंबी चौड़ी कहानी ऐसे, ये ब्रैकेट में करना था असल में आपने, पर्चे के अंदर ये कोई नहीं ऐसे MJSD लिख रहे और ये सर्विस प्रोवाइड है, तो आप पर्चे में तो यूँ करना था, आप कैलकुलेटर में लिखना था 112 × 24 × 10/12, उसी तरह आगे प्लस कैलकुलेटर में करते जा रहे हैं, प्लस इकट्ठा होता जा रहा है 98 × 24 × 7/12 प्लस 101 आंसर। उसका ये आंसर आ गया तो ये हमने बैलेंसिंग निकाल लिया। ये ज़्यादा मुसीबत में डाल देता आपको, आसान लगा मुझे इनकम निकालना, मैंने पहले निकाल लिया क्योंकि मुझे ये तसल्ली थी कि ओपनिंग तो कोई है नहीं। ठीक है, सुकून से क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया, ओपनिंग 0। ठीक है, अच्छा जी चले आगे, जिसने जाने जाए। ये जरा बात तो कर लें थोड़ी सी। ऑल सेल्स, ये था एक आदि कोई कौन सा करेंगे? ऑल सेल्स ऑफ, ऐसे देख लो, अब मैंने तो वैसे ही कहा था कि चले जाओ जिसने जाना है, और तुम सचमुच जा रहे हो, थोड़ी सी हिम्मत कर ही लेते। चलो कोई नहीं, खैर। ऑल सेल्स ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। इसका मतलब क्या होगा? खुदा के लिए इसका मतलब ये ना ले लेना कि जनवरी की सेल फरवरी में बिल होगी। जनवरी है ही नहीं, जनवरी है ही नहीं, खुदारा लिखना ही छोड़ दो इसको हमारे सवाल के अंदर ये। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूं, याद नहीं रहता ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, लो जी, ये हमारा साल है। अब वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है जनवरी तो है ही नहीं ना, फरवरी की सेल जो होती है उसका बिल मार्च में हम देते हैं और पेमेंट सेम मंथ में हो जाती है, मतलब फरवरी में हो जाती है। हाँ, बे तुक्की गाल ना करो फिर। हाँ, ये ना सोच ले कोई बच्चा घर पे, ये ना सोच ले कोई बच्चा घर पे। इस जुमले का मतलब ऑल सेल ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी फरवरी का बिल मार्च में बेचते हैं, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। कादी पेमेंट वो हिसाब ही बाद में करके बेचते हैं। बेतुकी बात ना समझ लेना। इस जुमले का मतलब यह था कि आपके हर महीने की सेल का बिल बनता है अगले महीने में, और फिर जिस महीने बिल बनता है पैसे उसमें आ जाते हैं, मतलब फरवरी की सेल के पैसे मार्च में आ जाएंगे। ये लिखा हुआ था। ठीक है, मुझे पता है घर पे आपने ये सोचा होना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने नहीं, जिन्होंने सोचा उन्हीं को बोल रहा हूं, चातियां ना मारो भाई जी। तो फरवरी की सेल का पैसा मार्च में आएगा, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई वाला, और करते करते हो गई गुम एक की चोंच और एक की। दिसंबर वाली सेल का पैसा क्लोजिंग रिसीवेबल, यानी डेटर का लेजर भी बनना था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ योर NPO, हियर कम्स द डेटर अकाउंट, द माइटी डेटर अकाउंट। बचपन याद आ गया, किसी वेल तो है जी। डेटर का लेजर बनेगा। डेटर ऑफ व्हाट? डेटर ऑफ बेवरेजेस है, क्या हैं? बेवरेजेस हैं, ठीक है। डेटर बेवरेजेस, ओपनिंग बता दे मुझे कोई बच्चा, खुदा के लिए 0। क्लोजिंग बता दे कोई बच्चा, पता नहीं, अभी नहीं पता, अब देखते हैं। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटेड टू, तो दिसंबर वाली सेल्स के पैसे अभी तक, मैं बातों में करवाता जा रहा हूं ये सवाल, लेकिन मैं करवा नहीं रहा। ओके, डिस्कस तो कर रहे हैं जी, समझ आई बात की। अब इधर देखो, वो कहता है कितने गया कि पैसे जो हैं वो सेल के बेवरेजेस के ये आए हुए हैं 1500, तो ये उस लेजर में ले जाओगे और वहां से सेल की फिगर आ जाएगी। और बोलो इसकी एंट्री क्या होगी? लेजर डेटर का पहली बार आया ना, इसलिए तकलीफ हो रही है। इसकी एंट्री क्या होगी? रिसीट, पेमेंट, डेबिट, डेटर क्रेडिट है। सॉरी
सॉरी नहीं वो एंट्री पहले कर, नहीं एंट्री पहले करवानी है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री मैं जरा एडजस्टमेंट यहां से करवा के लाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, उसी तरह से क्वेश्चन मार्क वाली एंट्री लिख लेना, डायरेक्ट नहीं जाना, ठीक है ना। अब कैश की एंट्री करवाओ। एंट्री हो रही है रिसीट पेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये डेटर क्रेडिट कितने से, 1500 से। मैं ये चाह रहा हूं सिर्फ ताकि आप सेल की फिगर ऐसे निकालें। हालांकि आप सीधी बात कर रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, आप कैश लेकर डेटर अलग ले लेंगे, लेकिन बात समझें। जैसे मैंने क्या कहा, डेटर पहली बार आया ना तो लेजर बना लो, किस सवाल में और भी आ सकता है। वो कह रहा है डेटर है या नहीं है, 150 की बात समझ आती है, डेटर है। उसके बाद मैंने कहा इसका मतलब सेल भी है। अब सेल की एंट्री होगी, क्योंकि डेटर है, उधार तो होता है ना, तो हम एंट्री डेटर में कर लेते हैं। मसला क्या है, मसला क्या है, एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर दी, ठीक है। मुझे सेल का नहीं पता, लेकिन मुझे रिसीट पेमेंट से यह पता लगा सेल ऑफ बेवरेजेस से पैसे कितने आ गए हैं। ये रिसीट पेमेंट है बेटा, ये इसमें सेल की फिगर नहीं पड़ी, इसमें रिसीट की फिगर पड़ी है। मैं ये कहना चाह रहा था, जाहिर है मैं भी थक गया होना, कुछ आगे पीछे होगा ना लफ्ज, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं ये रिसीट है, ये सेल नहीं है। ये तो 1500 रुपए आ गए हैं, और जो 150 नहीं आया, क्या वो हमारी सेल नहीं है। दिसंबर की है, पैसे जनवरी में आने हैं, तो 1650 होना चाहिए। अब आप अपनी तरतीब पे रहेंगे तो आपकी सेल सही निकलेगी। तो स्टेप 1 में आपने क्या एंट्री की, जैसे मैंने आपको यहां पे करवाई थी ये एंट्री, ये देखें मैंने क्या कहा था, कैश डेबिट क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही है ना, और सेल क्रेडिट। यहां पे डेटर का जिक्र नहीं था, तो कैश सेल नहीं, मैं कह रहा हूं क्रेडिट सेल करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स ही करते हैं ना। 1 महीने की सेल करता रहा, उनको चीजें देता रहा, महीने बाद बिल दिया, तो ये सेल कौन सी है हमारी, क्रेडिट सेल। लेकिन उससे पैसे आ जाते हैं ना अगले महीने, तो अब क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, या कैश डेबिट सेल क्रेडिट, या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो वो डेटर का लेजर मैंने ओपन किया हुआ है, तो पहली एंट्री करेंगे हम, खाली जगह डेटर डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने ओपन किया होगा, कैंटीन ट्रेडिंग, कैंटीन बना रहे हैं, कैंटीन क्या है इनका, बेवरेजेस है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर आपने जो सेल लिखी होगी वहां पे आप यूं करके लिखेंगे, ये नहीं, मुझे नहीं पता अभी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। उसके बाद आपने अगले स्टेप में क्या करना है, आपने कहना है ओ कैश आ गया बेवरेजेस का, जैसे वहां पे कर देते थे ना पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी रिसीट फ्रॉम डेटर ही है, क्योंकि उधार पे तो करते ही हैं, ठीक है। सेल ऑफ बेवरेजेस रिसीट पेमेंट में है, तो ये कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड, बात मानते हो। तो इसकी एंट्री क्या बनी, रिसीट पेमेंट 1500 से डेबिट और डेटर क्रेडिट। हो गया, सवाल करके आना था, शक्ल ना बनी होती जी। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 165। ये आप लोगों ने वैसे भी निकाल लिया होना, आपने सिंपल क्या किया होना है, 1500 रिसीट पेमेंट में लिख दिया, और 150 एंड पे करके आपने डबल एंट्री की डेटर डेबिट बैलेंस शीट में, और सेल ऊपर जाके क्रेडिट। ये भी ठीक था, लेकिन मैंने तरतीब बनाई जो होनी चाहिए, आगे काम आ जाएगी, ठीक है, सही है। एक और एडजस्टमेंट कर लें, समझ नहीं आ रही, अच्छा चलो तरतीब की समझ आ गई सवाल की। एक सिर्फ इनमें से कोई एक, अच्छा जबानी सुन लो, रेंट जो है ना, रेंट मैं कर नहीं रहा, रेंट जो है वो कह रहा है, वैसे आसान था ये रेंट वाला, मुश्किल तो दूसरे थे, यूटिलिटी वगैरह। अच्छा चलो मैं कल करवाऊंगा, सुनो, लेकिन वैसे ही बात कर रहा हूं, यहां पर आपने सिर्फ जहन के अंदर रखना है कि ये पेमेंट्स हैं, एक बात। दूसरी बात, ये 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स रिसीट पेमेंट है। अब अगर वो नीचे ऐसे कह देता है कि हम सैलरी पे करते हैं 1 महीने की अगले महीने में, तो इसका मतलब अगर यहां सैलरीज नजर आ रही हैं तो ये 11 महीने की नहीं, 12 की नहीं है, 11 की है, क्योंकि एक तो हम थे ही नहीं, जनवरी में तो हम थे ही नहीं, फिर 11 की भी नहीं है, 10 की हैं अगर 1 महीना आगे चलते हैं तो। इस तरह की बातें हैं सवाल के अंदर। सवाल बहुत जबरदस्त है, एक्रूअल को सही रिवाइज करवाता है, तो इसको करिएगा। ये पुराना होमवर्क है, मैं नहीं कह रहा, ये मैं कल बाकी डिस्कस कर दूंगा, नो इशू। मैंने इसकी सारी एडजस्टमेंट ऐसे ही डिस्कस करनी जैसे डेटर वाली की है, मैंने ये 2 3 4 5 सारी करनी है। अगर मुझे 10 मिनट दे दो ना तो मैं सवाल डिस्कस कर दूं। 1 मिनट को गलती क्या है, मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेज अमाउंटेड टू 1760,000 है, ये सही कर लें जी, ये तो सही कर लें। ये एक मैं बताता हूं, मैंने लब्बा तो नहीं लग रहा, 1760,000, ठीक है बेटा, ये प्रिंटिंग एरर है, 1760,000
ये 000 इसके आगे लगाना था या इसके आगे 1000 लिखना था, कोई एक काम करना था, ठीक है। तो ये कर लें, 1760,000 की परचेजेज हैं, ओके। 6 एडजस्टमेंट बेटा आप छुट्टी करने दो, वो मरने वाले हो गए सारे। मैं क्लास के बाद आपको यहीं पे हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, कल करेंगे बाकी डिस्कशन इसकी।